वाह, कमाल है जॉर्जी। यह कोई परमाणु विस्फोट नहीं है। यह एक रूसी गोला बारूद डिपो है जो यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद जलकर राख हो गया। यह पिछले हफ्ते यूक्रेन द्वारा किए गए कई हमलों में से एक है जिसका उद्देश्य रूस की युद्ध क्षमता को कमजोर करना है। उन्होंने कमांडरों जनरलों को मार गिराया और फैक्ट्रियों तथा गोला बारूद डिपो को नष्ट कर दिया है। पुतिन इतने बेताब हो गए हैं कि वह फिर से किम जोंग उन से भीख मांग रहे हैं, इस बार और ज्यादा सैनिकों के लिए। किम जोंग उन उत्तर कोरियाई सैनिकों के शव देश पहुंचने पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। देखिए, 2024 की पतझड़ में उत्तर कोरिया ने शुरू में 11,000 सैनिकों को रूस भेजा था ताकि रूस के कुर्स्क ओब्लास्ट में यूक्रेनी जवाबी हमले को रोका जा सके। उत्तर कोरियाई सैनिकों के लिए हालात खराब रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 4,000 से 6,000 तक हताहतों का सामना करना पड़ा और बाकी अभी भी लड़ रहे हैं। पुतिन ने किम जोंग उन से और सैनिकों की मांग की है, जिससे किम ने सहमति दी है। उत्तर कोरिया ने सबसे पहले अपने सैनिकों को रूस यूक्रेन युद्ध में भेजा था और अब वे अपनी सहभागिता बढ़ा रहे हैं। यह वही बात है जिसकी हमने भविष्यवाणी की थी जब उत्तर कोरिया ने पहली बार सैनिक भेजे थे। विश्व ने इस बढ़ते हुए हालात पर जैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी वैसी नहीं दी और अब और अधिक सैनिक आ रहे हैं। यह जनरल बेन होजेस के साथ हमारी बातचीत की क्लिप है, जिन्होंने पिछले पतझड़ में इसका संकेत दिया था। हमारे रूसी युद्ध को कवर करने वाले वीडियो हमेशा सोशल मीडिया पर मौजूद रूसी बॉट्स द्वारा डाउनवोट किए जाते हैं। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करें तो यह हमारी बहुत मदद करेगा। अब जनरल बेन हॉजेस की एक क्लिप पेश है। उत्तर कोरिया की रुचि क्या है? बेशक उत्तर कोरिया ऐसी जगह है जहां उनके पास दक्षिण कोरिया है जो बहुत समृद्ध है और बहुत सक्षम सेना के साथ है, और दक्षिण कोरिया में लगभग 30,000 अमेरिकी सैनिक हैं। तो उत्तर कोरिया ने हमेशा शासन की रक्षा के लिए यह किया है, अब किम्स की तीसरी पीढ़ी के साथ। तो उनकी रणनीतिक रुचि क्या है? जाहिर है यह शासन का अस्तित्व बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। चीन उत्तर कोरिया का सहयोगी नहीं है, क्योंकि चीनी जानते हैं कि अगर और जब उत्तर कोरिया आखिरकार तब बिखर जाएगा जब उसके पास अपने ही लोगों की भूखमरी जैसी भारी समस्याएं होंगी। तो क्या किसी बिंदु पर वह दरार आएगी? मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पास लाखों बेहद भूखे उत्तर कोरियाई चीन में घुस आएंगे। तो चीन इस पर नजर रखता है, और मुझे लगता है कि चीनी लोगों को एक बफर रखना पसंद है अपने और अमेरिका समर्थित दक्षिण कोरिया के बीच। हालांकि उत्तर कोरिया का एक दोस्त है रूस। मेरा मतलब है, आपको याद होगा कि पुतिन अभी हाल ही में वहां गए थे, और इसलिए मुझे लगता है कि वहां एक ऐसा रिश्ता है जो कुछ साझा उद्देश्यों पर आधारित है, और शायद रूस उत्तर कोरिया को इस गोला बारूद के लिए काफ़ी पैसे दे सकता है जो वे भारत और चीन को तेल और गैस बेचकर कमाते हैं। हमें अभी नहीं पता कि दिए गए गोला बारूद की गुणवत्ता कैसी है। रिपोर्टों में मिली जुली जानकारी है, लेकिन 3 मिलियन का 50% भी काफ़ी बड़ी मात्रा में तोप का गोला बारूद है। ये मामूली बात नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि किसी समय यूक्रेनी या कोई और इस सप्लाई चेन को बाधित करने का तरीका निकाल लेगा। यूक्रेन ने शुरुआत में एक रेलवे सुरंग नष्ट कर दिया था, लेकिन उसे मरम्मत या बाईपास कर दिया गया। इसे बाधित करने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। उत्तर कोरिया रूस को जहाज से गोला बारूद भेजता है, जो रूसी बंदरगाह पर पहुंचने के बाद ट्रेनों द्वारा यूक्रेन पहुंचाया जाता है। अब वहां कितने उत्तर कोरियाई सैनिक हैं? अधिकारियों की वहां मौजूदगी चाहे तकनीकी सहायता के लिए ही सही आश्चर्यजनक नहीं है।
मैंने सुना है कि उत्तर कोरियाई लोग इंजीनियरिंग यूनिट्स देने वाले थे, जैसे कि कॉम्बैट इंजीनियर्स। मैं अभी यह आकलन नहीं कर सकता कि उन्होंने जो कुछ भी दिया है उसकी गुणवत्ता कैसी है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया को याद दिलाना चाहिए कि दक्षिण कोरिया की एक शक्तिशाली सेना है, जिसमें एक बड़ा अमेरिकी दल भी शामिल है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्तर कोरिया को ऐसा ना लगे कि वे अपनी सारी चीजें रूस को दे सकते हैं। जनरल का कहना है कि उत्तर कोरिया को रूस को सारी चीजें देने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह सिर्फ सैनिक ही नहीं भेज रहा है। युद्ध की शुरुआत से, पुतिन के बेवजह आक्रमण के बाद से, उत्तर कोरिया मिसाइलों और गोला बारूद के साथ रूस का समर्थन कर रहा है। पिछले साल की रिपोर्टों के अनुसार उत्तर कोरिया ने रूस को करीब 3 मिलियन तोप के गोले भेजे थे। जाहिर है सभी उतने अच्छे से काम नहीं करते जितना बताया जाता है, लेकिन अगर 50% भी काम करें तो यह यूक्रेन में संघर्ष कर रही रूसी सेना के लिए बड़ी मदद है। किम जोंग उन को इस सारी मदद से काफी फायदा हुआ। न्यूज़वीक रिपोर्ट, उत्तर कोरिया की रूस यूक्रेन युद्ध में भागीदारी से उसकी अर्थव्यवस्था को $20 अरब से ज्यादा का फायदा हुआ है। इस पैसे का अधिकांश भाग उत्तर कोरिया द्वारा रूस को दिए जा रहे गोला बारूद के लिए आया है। दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी के मुताबिक उत्तर कोरिया ने 15,000 से ज्यादा कंटेनर गोला बारूद भेजे हैं। पिछले साल वो काफी नहीं था, इसलिए पुतिन ने किम से सैनिक भेजने को कहा। सैनिकों का भेजना पुतिन और किम जोंग उन दोनों के लिए फायदेमंद सौदा है। यह उत्तर कोरियाई अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभदायक है। किम आर्थिक तंगी के कारण किसी भी तरह से धन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, खासकर अपने लिए, अपने करीबी लोगों और उन 10-11 हजार सैनिकों के लिए जिन्हें पिछले साल भेजा गया था। रूस ने उन्हें लगभग $200 मिलियन दिए। अब यह एक बहुत बड़ी रकम लगती है, लेकिन जब आप असल में गणना करते हैं तो यह वास्तव में पुतिन द्वारा रूसी सैनिकों को देने से सस्ता पड़ता है। देखिए, 10,000 सैनिकों के लिए $200 मिलियन का मतलब है प्रति सैनिक $20,000। इसके बदले में पुतिन रूसी नागरिकों को जो बोनस दे रहे हैं वह कुल मिलाकर इससे भी ज्यादा है। सेना में भर्ती होने पर $60,000 मिल रहे हैं और रूसी सैनिकों को प्रति माह $2,000 अतिरिक्त भी मिल रहा है। घायल या मृत होने पर उन्हें अतिरिक्त बोनस भी मिलता है। रूसी सरकार उनके परिवारों को लाखों डॉलर देती है। यह खर्चा बढ़ता जा रहा था। पिछले साल रूसी बजट का 8% भर्ती, बोनस और घायल या मृतकों के मुआवजे में खर्च हुआ था। पुतिन के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों को सिर्फ $20,000 में रखना काफी अच्छा सौदा है, क्योंकि यह एक बड़ी संख्या है। साथ ही यदि इस युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिक मर रहे हैं तो यह रूसियों की तुलना में कम चिंताजनक है। देखिए, अगर रूसी मर रहे हैं तो अंतिम संस्कार रूस में होंगे, और अगर बहुत ज्यादा हताहत हो जाते हैं तो रूसी लोग पुतिन के खिलाफ हो सकते हैं, क्योंकि यह युद्ध जैसा चल रहा है। हम जानते हैं कि दोनों पक्ष जिस रफ्तार से चल रहे हैं उस रफ्तार से वे आगे नहीं बढ़ सकते। रूस पिछले आधे साल से हर दिन लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को खो रहा है। हताहतों की संख्या बढ़ने और उत्तर कोरियाई लोगों को इसे भरने के लिए लाना पुतिन के लिए एक बड़ी जीत है, ताकि वह युद्ध को लंबा खींच सके। ध्यान देने वाली बात है कि उत्तर कोरियाई लोगों के पहले बैच से ही रूसी सैनिकों और उत्तर कोरियाई लोगों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। काफी तनाव और बहस हुई थी। हम इसे एक रूसी सैनिक की इंटरसेप्टेड ऑडियो में सुन सकते हैं। यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस द्वारा प्राप्त फ्रंट लाइन से इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन में रूसी सैनिकों को अपने नए सहयोगियों के बारे में शिकायत करते हुए सुना जा सकता है। उत्तर कोरियाई लोगों को के बटालियन के नाम से कोट किया गया है। मैं के बटालियन के एक सदस्य के साथ बैठा था। उसने मुझे के बटालियन के बारे में बताया। मैंने उससे पूछा कि वे किसे हथियार और गोला बारूद दे रहे हैं। उसने बताया कि हमें सूखा खाना मिल रहा था। मैंने पूछा कि इसे कौन ले रहा था। उसने कहा ब्रिगेड ले रही थी। असल ब्रिगेड यानी आप लोग ही इसे ले रहे थे। हम उन्हें उत्तर कोरियाई लोगों को अपमानजनक तरीके से चीनी कहते हुए सुन सकते हैं। ऑडियो इंटरसेप्ट से पता चलता है कि हर 30 उत्तर कोरियाई पुरुषों के लिए एक दुभाषिया और 3 वरिष्ठ अधिकारी रखने की योजना थी। क्रेमलिन ने पहले उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती के आरोपों का खंडन किया था, लेकिन हाल के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन ने संकेत दिया कि प्योंगयांग ने रूस में सैनिक भेजे हैं। फिर से यह पिछली बार की बात है जब उत्तर कोरिया ने सैनिक भेजे थे। वह 2024 की शरद ऋतु में था। शुरुआत में उन्हें कई समस्याएं थीं।
कुछ मजेदार भी थीं। जैसे एक रिपोर्ट में दिखाया गया कि उत्तर कोरियाई सैनिकों को पहली बार बिना रोक टोक इंटरनेट की पहुंच मिलने पर वे औद्योगिक स्तर पर पोर्न के आदी हो गए थे। और आप जानते हैं कि जब किसी को पहली बार इंटरनेट मिलता है तो वे क्या करते हैं? रूसी सैनिकों ने उत्तर कोरियाई सैनिकों की तरह ही किया। धीरे धीरे रूस ने उत्तर कोरियाइयों के साथ काम करना और उन्हें सही ढंग से उपयोग करना सीख लिया। भाषा बाधा के कारण उत्तर कोरियाई व रूसी सैनिक आपस में घुल मिल नहीं पाए और उन्हें एक साथ मिशन पर नहीं भेजा गया। असल में एक पूरा अलग उत्तर कोरियाई बटालियन था जो स्वतंत्र रूप से काम करता था। वे फिर भी ऊपर से आदेश प्राप्त करते थे। उन्हें रूसी पक्ष की योजना पता थी, लेकिन युद्ध में दोनों पक्ष स्वतंत्र रूप से काम करते थे। उत्तर कोरियाई सैनिकों ने रूस द्वारा यूक्रेन से कुर्स्क ओब्लास्ट को पुनः प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उत्तर कोरियाई लोगों की वजह से यूक्रेनियों के सामने जो सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है वह यह है कि उत्तर कोरियाई पूरी तरह से ब्रेन वॉश किए हुए हैं। वे आखिरी गोली तक लड़ते हैं और आत्मसमर्पण नहीं करते। मरने तक वे लड़ाई जारी रखते हैं। कई यूक्रेनी सैनिकों के अनुसार युद्ध के दौरान उन्होंने उत्तर कोरियाई सैनिकों को किम जोंग उन का नाम ऐसे चिल्लाते सुना जैसे वह कोई देवता हो। वे महान नेता किम के लिए मरना अपना कर्तव्य समझते हैं। अब बेशक रूस ने उत्तर कोरियाइयों के साथ काम करते समय कई समस्याओं का पता लगाया और उन्हें हल भी किया, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं हैं जिन्हें शायद उन्होंने हल नहीं किया है। एक उदाहरण उत्तर कोरिया और ड्रोन। उत्तर कोरिया के पास ड्रोन नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध इसका प्रमाण है। आज के युद्ध क्षेत्र में ड्रोन युद्ध का एक बड़ा हिस्सा है। रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में उत्तर कोरियाई ड्रोन का उपयोग करते हैं, परंतु वे इनके कार्य प्रणाली, संचालन व बचाव के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते। पिछले साल की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सैनिक ड्रोन की आवाज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। ड्रोन की आवाज अब उनकी दूसरी प्रकृति बन गई है। जैसे ही वे पास में ड्रोन की आवाज सुनते हैं, वे दौड़ने लगते हैं, छुप जाते हैं या फिर अपने काउंटर मेजर्स चालू कर देते हैं ताकि ड्रोन के सिग्नल्स को खत्म किया जा सके। उत्तर कोरियाई लोगों में ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी ड्रोन का सामना ही नहीं किया है। ड्रोन की आवाज सुनकर भी वे प्रतिक्रिया नहीं देते, जिससे आसानी से निशाना बन जाते हैं। इसके अलावा कई उत्तर कोरियाई लोग ड्रोन से तेज भागने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, इन ड्रोन में से कुछ 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकते हैं। कोई भी इंसान इतनी तेज नहीं भाग सकता, लेकिन वे यह नहीं समझते। इसलिए यह उत्तर कोरियाई सैनिकों के लिए युद्ध के मैदान पर एक बहुत बड़ी समस्या है। यूक्रेन के लिए यह अच्छी खबर है और यही वजह है कि उत्तर कोरिया को इतनी ज्यादा हताहतों का सामना करना पड़ा। तो अब जानिए उन नए उत्तर कोरियाई सैनिकों के बारे में जो रूस के लिए लड़ने आ रहे हैं। वे आत्मघाती और निर्दयी रणनीतियां लाए हैं। एक वैश्विक युद्ध के संकेत मिल रहे हैं। 11,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों ने रूस की मदद की ताकि वह कीव के सैनिकों को अपनी कुर्स्क सीमा से बाहर निकाल सके। किंतु यह तो केवल शुरुआत प्रतीत होती है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के अनुसार CNN को पता चला है कि गर्मियों के हमले में इस्तेमाल के लिए फ्रंट लाइन पर 30,000 अतिरिक्त सैनिक भेजे जा सकते हैं। मॉस्को को सैनिकों की जरूरत है और प्योंगयांग उन्हें प्रशिक्षित करना चाहता है। निर्दयी खाई और ड्रोन युद्ध में उन्हें पहली बार अक्टूबर में यहां देखा गया था, पर हाल में वे रास्ते फिर सक्रिय हो सकते हैं। 18 मई को एक सैनिकों को ले जाने वाला रापुता जहाज यहां देखा गया, जो विशेषज्ञों के अनुसार पिछले साल इसी रूसी बंदरगाह पर परिवहन के लिए इस्तेमाल हुए जहाज के समान है। यूक्रेन का मानना है कि रूस जून में उत्तर कोरिया के सुनान एयरपोर्ट पर देखे गए परिवहन विमानों को फिर से तैयार करेगा ताकि बड़ी संख्या में उत्तर कोरियाई लोगों को ले जाया जा सके। संभवतः उन्हें हवाई या रेल द्वारा साइबेरिया पार कर मोर्चे तक पहुंचाया जाएगा। कुर्स्क के 10 किमी पूर्व स्थित यह शिविर हाल में बढ़ा है। उत्तर कोरियाई सैन्य जमावड़े का और सबूत वही बात जो हमने वीडियो की शुरुआत में कही थी, जो हमने पिछले साल भी कही थी। उत्तर कोरिया की युद्ध में भागीदारी बढ़ेगी अगर कुछ नहीं किया गया। रूस की तैयारियों से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर कोरिया रूस को लगातार सैनिक भेजने के लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ बना रहा है। रूस में उत्तर कोरियाई लोगों द्वारा बैरक बनाए जा रहे हैं, जो दर्शाता है कि वे लंबे समय तक वहां रहने की योजना बना रहे हैं। रूस उत्तर कोरियाई सैनिकों को उत्तर कोरिया से सीधे आने वाला उत्तर कोरियाई खाना भी दे रहा है, जो आश्चर्यजनक है क्योंकि उत्तर कोरिया के पास रूस को निर्यात करने के लिए इतना खाना होना अप्रत्याशित था। लेकिन ये संकेत संघर्ष के विस्तार की ओर इशारा करते हैं। जब तक हम रूस को नहीं रोकते, अधिक देश इसमें शामिल होंगे।
नाटो प्रमुख ने उत्तर कोरियाई सैनिकों के रूस आने की खबर पर पुनः प्रतिक्रिया दी। मैं राष्ट्रपति की ओर से नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं उनकी सराहना करता हूं क्योंकि उन्होंने पद संभालते ही व्लादिमीर पुतिन के साथ जमी स्थिति तोड़ी। वे अकेले ऐसा कर सकते थे जिससे बातचीत शुरू हुई। अब हमें सुनिश्चित करना है कि यूक्रेन के पास वह सब हो जो उसे चाहिए ताकि रूस वार्ता की मेज पर आए और यूक्रेन के साथ सार्थक संवाद करे। इसका मतलब है आज की वास्तविकताओं पर सार्थक बातचीत करना, न कि इतिहास पर। यूक्रेन वासी युद्ध विराम चाहते हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिले वे इसे चाहेंगे और वे शांति समझौते तक पहुंचना चाहते हैं। और इसका मतलब यह होगा कि हमें उपाय तलाशने होंगे जिसमें संभवतः प्रतिबंध और अन्य तरीके भी शामिल हैं ताकि रूसियों पर थोड़ा और दबाव डाला जा सके। लेकिन मैं वास्तव में राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद करना चाहता हूं जो उन्होंने हमारे सामूहिक रक्षा के लिए नाटो में यूरोपीय देशों से भुगतान करवाने के लिए किया है, साथ ही रूसियों के साथ ये बातचीत शुरू करवाने के लिए भी। यही वह जगह है जहां मैं कल साझा की गई खबर पर अपडेट साझा करूंगा। अमेरिका ने यूक्रेन को भेजी जा रही आपूर्ति को रोक दिया है। अब मैं इस खबर पर जल्दी प्रतिक्रिया देने से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस खबर की पुष्टि होने के बाद ऐसा लगता है कि यह सच है कि अमेरिका यूक्रेन को कुछ हथियारों की आपूर्ति रोक रहा है। इसका मुख्य कारण हमारे कम भंडार हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता यहां और जानकारी दे रहे हैं। मैं इसके बारे में पूछना चाहता था। मैं समझता हूं कि किस हथियार पर निर्णय लेना है, यूक्रेन को कौन से हथियार देने हैं, ये फैसला पेंटागन में लिया जाता है। लेकिन कूटनीति के नज़रिए से अगर यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति रोक दी जाती है तो क्या इससे रूस को शांति समझौते या युद्ध विराम के लिए बातचीत की मेज़ पर लाना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इससे उन पर संभावित दबाव कम हो जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन अच्छा है कि ये कोई मुद्दा नहीं बनेगा क्योंकि हमने यूक्रेन को हथियार भेजना बंद नहीं किया है। यह जो एक पहलू है, एक स्थिति है, एक घटना है जो बदल गई है। जैसा कि आपने ड्यूडी से सुना, यूक्रेन की स्थिति को लेकर कई मजबूत अन्य विकल्प और प्रयास मौजूद हैं हथियारों के साथ। फिर से मैं रक्षा विभाग की ओर से नहीं बोलती, मैं केवल उनके बयान का हवाला दे सकती हूं और जो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है उसी का उल्लेख कर सकती हूं। राष्ट्रपति ने पैट्रियट मिसाइलों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जारी रखने का संकेत दिया है। ये नहीं है, मैं इसे फिर से स्पष्ट कर दूं, ये यूक्रेन की सहायता या हथियार देने को रोकना नहीं है। यह एक घटना है, एक स्थिति में। हम भविष्य में आने वाली बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अत्यधिक सामान्यीकरण से बचें, ठीक है? कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि व्हाइट हाउस द्वारा बताए गए कारण वास्तविक कारण नहीं है और इसके पीछे कुछ और ही मंशा हो सकती है। क्या हम यूक्रेन पर रूस को और रियायत देने का दबाव बना रहे हैं ताकि इस युद्ध में शांति समझौता हो सके? ये सब अनुमान हैं। हमें ठीक नहीं पता कि क्या हो रहा है। उम्मीद है आगे और स्पष्टीकरण मिलेगा। लेकिन जहां यूक्रेन के सहयोगी पीछे हट रहे हैं, वहीं रूस के सहयोगी और ज्यादा शामिल हो रहे हैं। अब तक उत्तर कोरियाई सैनिक सिर्फ रूस के अंदर ही लड़ रहे थे। वे कुर्स्क को वापस लेने के लिए लड़ रहे थे, जो यूक्रेनी नियंत्रण में रूसी क्षेत्र था। अब आने वाले 30,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को कुर्स्क में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अतः यह संभव है कि वे रूसी कब्जे वाले यूक्रेन के हिस्सों में युद्ध में शामिल होंगे। इसका मतलब है कि यह पहली बार है जब उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेनी क्षेत्र में कदम रख रहे हैं और रूस के लिए लड़ रहे हैं। अगर यह युद्ध का विस्तार नहीं है तो फिर क्या है, मुझे नहीं पता। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, इस बड़ी बढ़ोतरी पर उचित प्रतिक्रिया देगा। विदेशी सैनिक यूक्रेन के अंदर लड़ रहे हैं और यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं।